गुड इवनिंग क्लास हम 8th क्लास का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने वाले थे। ठीक है, उसे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। हमने उसमें व्यंजन में स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया था कि हमारे स्पर्श व्यंजन जो है वो 25 होते हैं और वो 5 वर्गों में हमारे विभाजित होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें आज पढ़ना था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे जो होते हैं, इन व्यंजनों का जो उच्चारण करते समय हवा जो होती है मुख के द्वार पर मतलब मुख के अंदर ठहर जाती है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है, उसके बाद उसका उच्चारण होता है। और ये हमारे 4 होते हैं, य, र, ल और व। कुल मिलाकर ये हमारे 4 होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें हमारा य, र, ल और व आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन में हमारा क्या होगा? इन व्यंजनों का जो उच्चारण है उसको करते समय जो मुख होता है उसमें रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी यानी ऊष्मा, ठीक है, इसलिए इनका नाम ऊष्म है, क्योंकि इनको जब हम बोलते हैं तो जो हवा है वो एक ऊष्मा के रूप में यानी गर्मी उत्पन्न करके बाहर निकलती है। ठीक है, और इसमें जो हमारे व्यंजन आते हैं वो हमारे 4 होते हैं, जैसे कि श, श, स और ह। ये भी हमारे 4 ही होंगे। इसको आप याद करने का तरीका ये है कि तीनों प्रकार के स और है हमारा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। सेकंड हमारा आता है उच्चारण में प्रयुक्त श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो इस आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होगा? इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जो यानी कि वायु होती है वो मुख में कम मात्रा में बाहर निकलती। देखो पहले ही इसने बता दिया कि श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, यानी कि हमारे मुख में कोई भी ध्वनि की जो मात्रा है, जो वायु की मात्रा होगी ध्वनि की, वो कितने टाइम तक रहेगी और वो कितनी बाहर निकलेगी और कितनी हमारे मुख के अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कम मात्रा में वो बाहर निकलती है और इनके उच्चारण में कम प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक है, हम जल्दी से इनको बोल लेते हैं, ईजिली हम इनको उच्चारित कर लेते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अल्प प्राण जो होता है, अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आएंगे, तो आपको याद रखना है हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो हमारा होता है वो अल्प प्राण में आता है। य, र, ल, व यानी कि हमारे अंतस्थ व्यंजन भी हमारे अल्प प्राण होते हैं। तो 2 मेन पॉइंट हुए यहाँ पर, एक तो हमारे अंतस्थ व्यंजन हमारे अल्प प्राण में आएंगे, दूसरा हमारे वर्ग का यानी कि जो मैंने आपको स्पर्श व्यंजन पढ़ाए थे उनमें जो हमारे 5 वर्ग थे उसमें पाँचों वर्ग में पहला, तीसरा और 5वां जो हमारा व्यंजन होगा वो हमारा अल्प प्राण होगा। महाप्राण यानी कि जिसमें जो हमारी श्वास वायु होती है वो अधिक मात्रा में और तेज़ी से बाहर निकलती है। ठीक है, अधिक मात्रा में निकलेगी और तेज़ी से निकलेगी। ठीक है, तो वो हमारे महाप्राण होंगे। इसमें हमारा क्या होगा? इसमें हमारे वर्ग के दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो हमारा महाप्राण होगा। और तीनों प्रकार के श और है भी हमारे महाप्राण होते हैं, यानी कि ऊष्म व्यंजन और वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण में आएगा। अंतस्थ व्यंजन और वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण हमारा अल्प प्राण में आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा उच्चारण में होने वाले नाद के आधार पर, यानी कि जो हमारी गूंज होती है उसके आधार पर। जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं उनमें कंपन होता है। ठीक है, इससे कभी कभी एक नाद या गूंज उत्पन्न होती है, जिसके आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। तो नाद के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, जैसे कि घोष और अघोष। घोष को हम सघोष भी बोलते हैं, घोष को सघोष भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ इतनी समीप हो जाती हैं कि स्वर जो होता है यानी कि जो हमारा सांस होता है वो वायु उनसे रगड़ खाकर एक गूंज या घर्षण पैदा करती है। ठीक है, तो एक दूसरे से रगड़ खाकर घर्षण पैदा होता है, उससे जो ध्वनि बाहर निकलती है, जो वर्ण होते हैं वो हमारे सघोष यानी घोष कहलाते हैं। अच्छा, घोष होते कौन कौन से व्यंजन हैं? वो हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण और य, र, ल, व और ह यानी अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और हमारे वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण और हमारा है, ये हमारे सघोष यानी घोष व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है,
ध्यान रखना बच्चों कि सभी स्वर जो होते हैं, सभी स्वर हमारे सघोष होंगे। यानी कि आपको अगर पूछा जाए कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से आपको बताना है कि सघोष कौन सा होगा, उसमें आपको एक ए भी दे दिया, तो आप सोचोगे अरे ए तो हमने पढ़ा ही नहीं था। नहीं, ए से लगाकर अ तक जितने भी हमारे स्वर होते हैं वो सब हमारे सघोष होते हैं। अघोष में हमारा क्या आएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा नहीं होती है वे हमारे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के हमारे श वो हमारे अघोष होते हैं। देखो सघोष, स का जो परिवार है वो श में नहीं आएगा, ये अपने परिवार के साथ नहीं रहता है, ठीक है, ये दूसरे परिवार के साथ रहता है। तो तीनों प्रकार के श हैं जो वो सघोष में नहीं आएंगे, ठीक है, तो वो इससे अलग रहेंगे। ऐसे भी याद कर लेना कि श में स आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जो तीनों प्रकार के श हैं वो अघोष कहलाएंगे, ठीक है। और हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन हमारा सघोष होगा, अघोष होगा। उसके बाद व्यंजन गूंज, व्यंजन की जो गूंज होती है वो कैसे होती है, देखो व्यंजन के मेल से, ठीक है, व्यंजनों के मेल से व्यंजन गूंज बनते हैं। लेखन और उच्चारण दोनों दृष्टि से व्यंजन गूंज का विशेष महत्व होता है। ये दोनों रूपों में दिखाई देते हैं, जैसे कि संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। देखो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो व्यंजन दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने होते हैं वो हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और ये भी हमारे 4 होते हैं, क्षत्र ज्ञश्र, ठीक है, ये भी हमारे 4 होते हैं, ठीक है बच्चों। इनमें वर्णों के रूप बदलकर नए रूप निश्चित हो गए हैं। इनके अतिरिक्त राज्य, अवस्था, यत्न, स्वागत आदि शब्दों में प्रयुक्त ज्य, स्त, तन, स्व भी संयुक्त व्यंजन है। यानी कि ये 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, ठीक है, और ये अपना रूप बदल लेते हैं, ठीक है, किसी दूसरे व्यंजन के साथ आएंगे तो अपना रूप बदल लेंगे। श के साथ र अगर आप जोड़ दोगे, जैसे कि आप संधि में भी पढ़ते हो, तो श के साथ अगर र जोड़ दोगे तो आप श बनता है, जैसे परिश्रम, आश्रय आदि। परंतु श के साथ ऋ जोड़ने पर क्या बनेगा, आपको इस टाइप से आपको श दिखाई देगा कि इसमें और इसमें बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि आप श्रृंगार लिखते हो ना, तो श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता, ये वाला श यूज़ नहीं होता उसमें ये वाला श यूज़ होता है, श्रृंगार। उस श्रृंगार नहीं है, श्रृंगार है, और ये वाला श्रृंगार है, श्रृंखला और श्रृंगार, ठीक है। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि च और चा यानी बच्चा, यानी कि 2 व्यंजन आपस में आपने मिला लिए और उससे आपका एक शब्द बनाया। जैसे कि आपने एक ही व्यंजन को 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इसमें से द्वित्व व्यंजन बताओ, तो आपको 4 लिख के दे देगा कि बताओ, आपको ल और ला लिखा हुआ है, फिर चा ऐसे पूरा करके लिखा हुआ है। तो एक ही वर्ण हमारा 2 बार होगा और उसमें से एक वर्ण आधा होगा और एक पूरा होगा, वो हमारा द्वित्व में आएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका आगत वर्ण आते हैं। आगत वर्ण क्या होते हैं वो एक बार देख लीजिए। भाषा के विकास के क्रम में अंग्रेजी तथा अरबी फारसी के कुछ शब्दों की ध्वनियों को हिंदी में सम्मिलित किया गया है। सभी जानते हैं कि कुछ ध्वनियाँ हमारी बाहर से ली गई हैं। इन ध्वनियों को प्रदर्शित करने वाले वर्ण जो हैं आपके आगत वर्ण कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। आगत वर्ण आपके एक बार देख लेते हैं, जैसे कि आ, देखो इस प्रकार, ये अंग्रेजी से लिया गया है, ये अंग्रेजी ध्वनि है, आई ध्वनि की, ठीक है, जो आई ध्वनि है ना वो ये है, ये हमारा अंग्रेजी से लिया गया है, जिसका उच्चारण आ और ओ के मध्य होता है। इसका जो चिन्ह होता है, लिपि जो चिन्ह होता है वो ये होता है, ठीक है। इसको अर्धचंद्र भी उसको बोलते हैं। जैसे कि आप कॉफ़ी लिख देते हैं, डॉक्टर लिख देते हैं, हॉल और फुटबॉल लिख देते हैं। तो ये हमारी अंग्रेजी ध्वनि है और ये हमारी आई की ध्वनि है। इसका जो उच्चारण होता है वो ए और औ के मध्य होता है। इसकी जो लिपि चिन्ह है वो हमारा अर्धचंद्र है, ठीक है, जैसे कि हम इन अक्षरों में यूज़ कर भी रहे हैं यहाँ पर। जय और फै, जय और फै क्या है, देखो जय और फै हमारे अरबी फारसी भाषाओं से ली गई ध्वनि है और इनका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का एक, ठीक है, जिसे नुक्ता कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, नुक्ता। नुक्ता का जो यूज़ करते हैं वो हम शायद उर्दू में करते हैं, नुक्ता का जो यूज़ होता है, जैसे कि फसल, ज़ख्म, जुल्म, ये सब चीज़ें हमारी अरबी फ़ारसी ध्वनियों में आती हैं, ठीक है बच्चों।
ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं तक था। वर्ण विच्छेद हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।